आज हम एक ऐसे केस के बारे में बात करेंगे कि आपका दोस्ती से यकीन ही उठ जाएगा और आप कभी किसी के ऊपर इत्मीनान नहीं करेंगे। नाज़रीन ग्रामी, बात है इंडिया के शहर हरियाणा की। हरियाणा के साथ एक शहर है पानीपत। पानीपत के साथ एक गौशाला मंदिर होता है। गौशाला मंदिर में 5 सितंबर 2017 को एक लड़की की लाश मिलती है। होता कुछ यूँ है कि शाम का टाइम करीब आने वाला होता है। शाम के टाइम जो मंदिर के साथ एक कमरा बना होता है कि जहाँ पे मंदिर के पुजारी वगैरह या जो मंदिर का इंतज़ाम संभालता है वो रात गुजार सके या वहाँ पे रह सके, वो कमरा बना होता है। उस कमरे को शाम टाइम एक बंदा बंद करने के लिए आता है। बंद करने से पहले अमूमन ये होता है कि अंदर जाके चेक किया जाता है कि सब कुछ ठीक अपनी जगह के ऊपर पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ। जब वो अंदर दरवाज़ा खोल के देखता है तो वहाँ पे एक लड़की की लाश पड़ी होती है और उसके चेहरे के ऊपर तेज़ाब डाला दिया होता है और ताकि उसकी पहचान ना हो सके, चेहरा बिगड़ा होता है। नाज़रीन, वो बंदा पुलिस को कॉल करता है, जल्दी पुलिस आती है। पुलिस इस चीज़ को समझ जाती है कि चेहरे के ऊपर तेज़ाब इसलिए डाला गया ताकि पहचान ना हो सके। लेकिन साथ ही पुलिस थोड़ी सी तलाशी लेती है तो उसे आधार कार्ड, एक कॉलेज का आईडी कार्ड और एक मोबाइल फ़ोन मिलता है। अब आधार कार्ड के ऊपर जो होता है एक ज्योति नाम लड़की का लिखा होता है और जो कॉलेज का आईडी कार्ड होता है उस पे भी ज्योति नाम लिखा होता है और बाकी उसकी कॉलेज की डिटेल लिखी होती है। मोबाइल फ़ोन उसका लिया जाता है। मोबाइल फ़ोन का लॉक खोल के फ़ोन किया जाता है उसके घर वालों को। गौशाला मंदिर में एक लड़की की लाश मिली है तो साथ में उसके ये मोबाइल, ये आधार कार्ड और आईडी कार्ड मिला है, आप लोग आके चेक करें। फिर भी गांव में ज्योति के घर वाले रहते हैं। ज्योति के घर वाले जल्दी आते हैं, आके देखते हैं, चेहरा तो बिगड़ा होता है लेकिन वो कपड़ों से और मोबाइल फ़ोन और आधार कार्ड, आईडी कार्ड से पहचान लेते हैं कि हाँ, ये हमारी बेटी का ही है और ये कपड़े भी हमारी बेटी के ही है। पुलिस वाले लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज देते हैं। हॉस्पिटल वहाँ पे उसकी रिपोर्ट वगैरह सारी होती है और सैंपल वगैरह संभाल के रख लिए जाते हैं। उसके बाद लाश को ज्योति के घर वालों के पास भेज दिया जाता है। वो लाश का जो करते हैं अंतिम संस्कार वो कर देते हैं। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट क्या आता है कि एक ऐसा केस और ही होता है, वो दूसरे कॉलेज का होता है। उस कॉलेज में एक सिमरन नाम की लड़की गायब हो चुकी होती है और वो भी सुबह 11 बजे गायब हुई होती है और 5 सितंबर को ही गायब हुई होती है। उसका शाम को बाप आके FIR करवाता है कि मेरी बेटी आज कॉलेज गई थी लेकिन गायब हो चुकी है, शाम को घर वापस नहीं आई। नाजरीन, एक लड़की की लाश मिलती है गौशाला मंदिर से और एक लड़की गायब होती है, मिल नहीं रही होती। ये दोनों अलग अलग थाने में केस होते हैं। अब जो ज्योति नाम की लड़की होती है उसके कॉलेज में जाया जाता है। पुलिस वाले जाके उससे पूछते हैं उनके दोस्तों से कि आखिर सिमरन कब इधर से गई, क्या हुआ। तो उसके जो दोस्त होते हैं वो सब बताते हैं कि सिमरन 2-3 दिन से कॉलेज तो आ रही थी लेकिन क्लासें अटेंड नहीं कर रही थी, कुछ परेशान थी, कंफ्यूज थी, इस वजह से कॉलेज आती थी 3 दिन से लेकिन क्लासें अटेंड नहीं कर रही थी। 5 सितंबर को वो कॉलेज आई लेकिन 11 बजे वो कॉलेज से चली गई। पुलिस वाले ये पूछने के बाद फिर वापस चले जाते हैं। ज्योति के घर वालों से पूछ करते हैं कि तुम लोगों की किसी से दुश्मनी या कोई किसी से इस तरह का मसला हो तो हम लोगों को बताओ, लेकिन कोई चीज़ भी सामने नहीं आती। दूसरी तरफ जो सिमरन गायब हुई होती है, पुलिस वाले उनके कॉलेज में जाते हैं तो आगे से वो कॉलेज वाले बताते हैं कि सिमरन आई थी 5 सितंबर को कॉलेज, 11 बजे तक उसने क्लासें अटेंड की, 11 बजे क्लासें अटेंड करने के बाद वो चली गई थी। तो अब पुलिस वाले जो होते हैं वो ज्योति का CTR निकलवाते हैं। ज्योति का CTR निकलवाने से पता चलता है कि ज्योति ने सिमरन को कॉल की होती है 10 बजे। नाजरीन, ज्योति और कॉलेज में पढ़ती है, सिमरन और कॉलेज में पढ़ती है, ज्योति की FIR और कॉलेज में दाखिल होती है और सिमरन की FIR और कॉलेज में होती है। अब होता क्या है, पुलिस वालों को पता चल जाता है कि 5 सितंबर को 11 बजे दोनों लड़कियां दोनों कॉलेजों से गई हैं और 11 बजे के बाद ही उनके नंबर भी बंद थे और दोनों ही वापस घर नहीं गई। एक लड़की की लाश मिल चुकी है तो दूसरी लड़की की लाश नहीं मिली। पुलिस वाले कहते हैं कि इन दोनों का आपस में ज़रूर कोई तल्लक है, इसलिए इन दोनों को केसों को एक जगह पे इकट्ठा कर देना चाहिए।
पुलिस वाले दोनों केस को इकट्ठा कर देते हैं। अगली दिन सुबह होती है। सुबह नाज़रीन ग्रामी 48 घंटे गुजर चुके होते हैं इस वाक़या को। सिमरन का जो बाप होता है वो थाने में जाता है। उसको बताया जाता है कि फ़लाँ थाने में तुम्हारा केस ट्रांसफ़र हो गया है। वहाँ पे एक सिमरन की दोस्त थी जिसने सिमरन को लास्ट टाइम कॉल की थी, वो भी गायब है और उसकी मैयत मिल चुकी है। इस तरह फ़लाँ गाँव की वो लड़की थी। तो उसके घर वालों ने उसकी मैयत वगैरह तो जो है वो अंतिम संस्कार कर दिया है। तो आपकी बेटी अभी ढूंढ रहे हैं, लेकिन आपकी फ़लाँ थाने में एफआईआर वगैरह दर्ज हो गई है। अब वो सिमरन का बाप उस थाने में जाता है। जाके जो उस थाने का इंचार्ज होता है जिसके पास केस होते हैं, वो ना सिमरन के बाप को ज्योति की तस्वीरें दिखाता है जिसमें वो मरी हुई पड़ी होती है। अब चेहरा तो पहचान के लायक नहीं होता, लेकिन सिमरन का बाप उसकी तस्वीरें गौर से देखता है। गौर से देखने के बाद जिस्म के कुछ हिस्से बचे होते हैं, जैसे कान के करीब हो गया, गर्दन के करीब हो गया, इस तरह के साइड से वो तेजाब नहीं लगा होता, वो बचा होता है। वो तफ्तीशी को कहता है कि यार ये मुझे मेरी बेटी सिमरन लग रही है, लेकिन जो इसने कपड़े वगैरह पहने हुए हैं, इस तरह के कपड़े मैंने कभी अपनी बेटी को लेके नहीं दिए, ना ही कभी उसने इस तरह के कपड़े पहने हैं, लेकिन ये लग मुझे मेरी बेटी रही है। पुलिस वाले कंफ्यूज हो जाते हैं। उस थाने वालों से भी रब्ता किया जाता है। अब जो ज्योति होती है उसके घर वालों से भी रब्ता किया जाता है कि भाई तुम लोगों ने कन्फर्म पहचाना था कि वो तुम लोगों की बेटी थी। वो कहते हैं जी हमें चेहरे से तो पता नहीं था, लेकिन वो बेटी हमारी थी, हमारी बेटी के कपड़े पहने हुए थे। जारी बात है हमारी बेटी के वो कपड़े थे, आधार कार्ड भी हमारी बेटी का मिला, मोबाइल भी मिला, हमारी बेटी थी। तो अब उसका तो उसको जला दिया गया था, लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी और जो सैंपल डॉक्टरों ने अक्सर रख लिए होते हैं पोस्टमार्टम करते हुए, वो संभाल के रखे हुए थे। पुलिस वाले सिमरन के बाप को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उसका डीएनए निकलवाते हैं ताकि रिपोर्ट चेक करी जा सके कि जो लड़की वहाँ पे मिली है वो ज्योति है या सिमरन है। जनाब उसका डीएनए लिया जाता है, रिपोर्ट आने में अभी कुछ वक्त होता है। तो पुलिस वाले इस चीज़ को लेके चलते हैं कि कॉलेज से ही इन दोनों का पता चला था, तो चलो फिर कॉलेज से ही जाके पता करते हैं। दोबारा फिर वो कॉलेज में जाते हैं। जाके वो सिमरन के कॉलेज से पूछते हैं कि ये लड़की ज्योति नाम की लड़की, उसकी तस्वीर दिखाते हैं या उसका मोबाइल नंबर दिखाते हैं कि ज्योति नाम की लड़की सिमरन को जानती थी या तुम लोग जानते थे। तो जो सिमरन की एक दोस्त होती वो बताती कि हाँ ये ज्योति जो है ये तो इसकी फ्रेंड थी सिमरन की। तो ये भी कंफर्म हो जाता है कि दोनों फ्रेंड थी। तो सीन क्या था जी? सीन ये था, एक लड़की और बताती है कि उस दिन सिमरन को ज्योति का फ़ोन आया कि 11 बजे आओ, हमने कहीं पे जाना है। तो 11 बजे वो कॉलेज से छुट्टी लेके चली गई थी। एक लड़का सामने आता है जिसका नाम होता है मंजीत। वो गवाही देता है कि मेरा एक दोस्त भी 5 सितंबर से ही गायब है। जिस दिन से ये दोनों लड़कियां गायब है, क्योंकि ये केस काफ़ी ज़्यादा फैल चुका था, दोनों कॉलेजों में पता चल चुका था कि 5 सितंबर से 2 कॉलेज से 2 लड़कियां गायब हुई हैं और उनका अभी पता नहीं चल रहा है, एक की मैयत मिल चुकी है। तो ये सारा मशहूर होने की वजह से उस लड़के तक बात चलेगी। उसने जाके बताया कि मेरा एक दोस्त था, वो भी 5 सितंबर से गायब है। पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि पूरा वाक़या सुनाओ। वो कहता है जी पूरा वाक़या कुछ इस तरह है कि मेरा एक दोस्त था, वो उसने मुझे बताया कि आज तुम असर की अज़ान के टाइम गौशाला मंदिर के करीब आ जाना, वहाँ पे एक ड्रामा होने वाला है, हम देखेंगे। पुलिस वालों को फ़ौरन खटक जाती है कि गौशाला मंदिर से ही तो वो मैयत मिली है। पुलिस वाले कहते हैं आगे वो कौन था जो तुम्हें वहाँ पे कह रहा था? उसने बताया जी वो मेरा दोस्त था और वो हमारी ड्रामा कंपनी का इंचार्ज भी था। तो उसने मुझे बताया था कि मैंने कुछ दिनों के लिए इस कॉलेज को मैंने छोड़ देना है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी जगह पे कोई एक और लड़का आ जाए जिसको ये सब कुछ संभाल सके। तो इसलिए उसने मुझे चुना था और मुझे वहाँ पे वो ड्रामे की रिहर्सलिंग करवाने वाला था। मैं उधर गया लेकिन वो मुझे मिला नहीं, तो मुझे कुछ काम ज़रूरी आ गया, इसलिए मैं वहाँ से वापस चला आया अपने काम के सिलसिले में। अब पुलिस वाले उस मंजीत लड़के से उसका नाम पूछते हैं, तो वो बताता है उसका नाम कृष्ण कुमार है। उसका मोबाइल नंबर लेते हैं, गांव का एड्रेस लेते हैं, उसके गांव में पुलिस वाले चले जाते हैं। उसके घर जाके पूछते हैं कि भाई कृष्ण कुमार किधर है, हमने उससे पूछ करनी है। तो उसके घर वाले कहते हैं कि वो तो 5 सितंबर से घर ही नहीं आया। अब स्टोरी क्या खुल के आती है, उसकी लोकेशन निकलवाई जाती है, उसकी CTR निकलवाई जाती है नंबर की, तो पता चलता है कि जो दूसरे कॉलेज की ज्योति थी और जो ये कृष्ण कुमार था, ये आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और इन लोगों ने आपस में घर में शादी की बात भी करी हुई थी,
लेकिन लड़के के घर वाले तो मार गए थे कृष्ण कुमार के, लेकिन लड़की के घर वाले इस चीज़ को नहीं माने थे। तो ये दोनों अपने घर में ज़ोर देते रहते हैं, लेकिन घर वाले नहीं मानते, लड़के वाले एंड पे मान जाते हैं। तो लड़की जो होती है फिर वो अपने घर में मज़ीद ज़ोर नहीं देती घर वालों को मनाने के लिए। तो इसी दौरान उनको एक खबर मिलती है कि कृष्ण कुमार जो है वो शिमला के किसी होटल में ठहरा हुआ है, खबरी से खबर मिलती है। पुलिस फ़ौरन निकल जाती है शिमला होटल में जाके चेक करने के लिए, जाके सारे होटलों को चेक करती है। एक रॉयल होटल होता है, वहाँ पे पुलिस जाती है। पुलिस जाके काउंटर से पता करती है तो पता चलता है कि ये लड़का तो यहाँ पे ठहरा हुआ है, लेकिन किसी और नाम से ठहरा हुआ है। तो पुलिस वाले रूम नंबर का पूछते हैं, जाते हैं, रूम नंबर का दरवाज़ा खटखटाते हैं, आगे से दरवाज़ा खुलता है। पुलिस वालों के कदमों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि वो लड़की सिमरन नहीं ज्योति होती है। पुलिस वाले फ़ौरन उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। वो उसके पीछे ही जनाब कृष्ण कुमार भी पकड़ा जाता है, दोनों कमरे में पकड़े जाते हैं। पुलिस वाले उनको लेके वापस आ रहे होते हैं हरियाणा में, पानीपत शहर में, कि वो रास्ते में ही अपना मुँह खोल देते हैं, स्टोरी अपनी सुना देते हैं। तो सीन कुछ यूँ होता है कि जो कृष्ण कुमार होता है उसने एक फेक आईडी बनवाई होती है ज्योति के कॉलेज की। तो वो अक्सर ज्योति के कॉलेज में भी घुस आता था अपनी आईडी दिखा के, और मुलाकात वगैरह भी करता रहता था। तो जब उन लोगों ने अपने घर वालों से बात की रिश्ते की, घर वाले नहीं माने, तो ये ज्योति ने प्लानिंग बनाई कि क्यों ना मैं अपने घर वालों को ये साबित करवा दूं कि मैं मर चुकी हूँ, उसके बाद हम दोनों भाग जाएंगे और कहीं और जाके अपनी नई पहचान बना के वहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। तो कृष्ण कुमार भी मान गया, ठीक है, लेकिन इस चीज़ के लिए परफेक्ट एक लाश का इंतज़ाम करना था। अब वो किधर से की जाए? अब कृष्ण कुमार जो कि ड्रामा एक्टिंग का ओनर था, मतलब मेन लड़का था, तो उसने एक लड़की और एक लड़के को हायर किया। लड़की का नाम सिमरन है, जिसका केस चल रहा था गुम होने का। तो लड़का जो मनजीत था, जिसे उसने गौशाला के करीब बुलाया था, इन दोनों का जी बल्ली का बकरा बनाना था। हुआ कुछ यूँ कि मनजीत तो आया लेकिन आगे वापस चला गया, लेकिन सिमरन बेचारी उनके हाथ पकड़ी गई। तो वो सिमरन को ले जाते हैं उस रूम में। अब लड़के को पता होता है कि रूम भी उसके जानने वाले का होता है, वो 3 दिन के लिए गाँव गया होता है। तो कृष्ण कुमार को पता होता है कि वो 3 दिन बाद ही वापस आएगा। तो शाम को कोई और बंदा आके दरवाज़ा बंद करता है, इसलिए वो उसे उस रूम में लेके आ गए। तो वहाँ पे वो तीनों बैठे हुए थे, वो लड़के का इंतज़ार करते रहे मनजीत का, लेकिन वो जल्दी नहीं आया, टाइम गुजरता जा रहा था। फिर इन दोनों ने सोचा कि क्यों ना जो शिकार हाथ आ चुका है इसे पार लगाते हैं, और लगाने के बाद जो है हम चले जाएंगे, फिर अल्लाह वारिस है। तो वो करते भी कुछ ऐसे ही हैं। एक कोल्ड ड्रिंक लेके आता है कृष्ण कुमार, उसमें मेडिसिन मिलाई होती है, वो सिमरन को पिला देते हैं। सिमरन बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद जो होती है ज्योति, वो उसके पाँव पकड़ती है और कृष्ण कुमार उसके मुंह को, गले को दबा के उसे कत्ल कर देता है। कत्ल करने के बाद उसका चेहरा बिगाड़ देता है। बिगाड़ देने के बाद वहाँ से भाग जाते हैं। प्लानिंग उनकी ये होती है कि 2 लाशें होगी, एक लड़के की एक लड़के की, जिनका कद काठी दोनों के बराबर होंगे। तो लड़की जो होगी वो ज्योति लगेगी, उसको कपड़े पहना देंगे। लड़का जो होगा वो कृष्ण कुमार लगेगा, उसको कपड़े पहना देंगे। इस तरह किसी को पता नहीं चलेगा और हम दोनों कहीं और चले जाएंगे। सीन ये था, लेकिन लड़का तो काबू नहीं आया, लड़की आ गई। अब मरने के बाद ज्योति के कपड़े जो होते हैं वो उतार के सिमरन को पिला दिए जाते हैं, और सिमरन ने के जो कपड़े होते हैं वो शापर में डाल देती है ज्योति, और अपने नए कपड़े पहन के वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में वो सिमरन के कपड़े फेंक देती है। तो जब पुलिस वाले वापस लेके आते हैं, तो जिस जगह पे कपड़े फेंके होते हैं, पुलिस वाले उन्हें उस जगह पे लेके जाते हैं। सिमरन के कपड़े भी उठाते हैं, वापस आते हैं। इतनी देर में वो हॉस्पिटल से रिपोर्ट भी आ चुकी होती है डीएनए की, उससे ये तस्दीक हो जाती है कि वो जो लड़की मरी है वो ज्योति नहीं सिमरन है। तस्दीक ना भी होती तो ज्योति तो ऑलरेडी पकड़ी जा चुकी थी। अब होता कुछ यूँ है कि उन दोनों की चार्जशीट बनती है, उन दोनों को पेश किया जाता है अदालत में। पेश होने के बाद उनको सज़ा होती, उम्र कैद हो जाती। नाज़रीन ग्रामी, उम्र कैद होने के बाद 2017 में उम्र कैद होती। 2019 में आके कृष्ण कुमार जेल में ही मर जाता है, क्योंकि उसे टीबी की बीमारी होती है, लेकिन इस चीज़ का ज्योति को भी नहीं पता होता। वो 2019 को जेल में ही मर जाता है, और पीछे बच गई ज्योति। ज्योति को उम्र कैद सज़ा हो जाती है, और आज भी वो जेल में अंदर है, तो अपनी सज़ा भुगती जा रही है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।